हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी देखो, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने करा था उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करे थे, ठीक है। और आपका जो ये फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन की, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड है, वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर इसमें अब आप लोगों का बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर है बेटा, तो इसको स्टार्ट करते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या है। इसमें आप लोगों ने पढ़ने हैं कि कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी सोसाइटी की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बेटर बना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आने वाली पॉपुलेशन में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे। उनके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो इस चैप्टर में बस ये रहेगा कि डायग्राम आपको कंपैरेटिवली बहुत कम मिलेंगे। डायग्राम ज्यादा है नहीं ड्रॉ करने वाले, देखने और समझने वाले हैं। और थियोरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है बेटा इसमें, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखो, जो WHO है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। मतलब हर तरीके से वेल बीइंग होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, या फिर आपके पास है सोशल, ठीक है। तो अगर हर तरीके से कहते हैं डेफिनेशन कि व्हाट इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, या फिर सोशल है। अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स क्लियर हैं तभी हम एक पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज की, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने में, अच्छा बनाने में, और उन प्रॉब्लम्स के साथ फिर क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको दी जाती है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हो ताकि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बना सको अपनी सोसाइटी की। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पर बेटा हमें देखने को मिलता है, दैट इज द ओवर पॉपुलेशन। कहते हैं जितना रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ है उसको बहुत हद तक बोलते हैं अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब इसमें है क्या, देखो, जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम एक स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1951 में। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिया वाज एक्चुअली द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक प्लान इनिशिएट किया जिसमें वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक अच्छा बनाना चाहते थे। और वो जो प्लान था, वो जो प्रोग्राम था, दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम व्हिच वाज इनिशिएटेड इन 1951। तो इस प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क रखे गए कि क्या क्या किया जाएगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में बेटा जो मैरिड कपल्स थे या जो फर्टाइल कपल्स थे उनको बताया गया कि देयर शुड बी द कंपल्सरी यूज ऑफ द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का कंपल्सरी यूज करना है, क्योंकि इससे फैमिली प्लानिंग होगी और बर्थ का रेट जो है वो कंट्रोल रहेगा। जो एक स्लोगन था वो इंट्रोड्यूस किया गया पॉपुलेशन के अंदर। स्लोगन था हम दो हमारे दो और वी टू आर टू। दे वर सेइंग कि पॉपुलेशन में मदर एंड फादर हैं, अगर वो उस पॉपुलेशन में से निकलते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए उनके दो बच्चे आएंगे। तो इससे क्या होता है कि हर बार आपका पॉपुलेशन का रेट कांस्टेंट बना रहेगा। देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ ओवर पॉपुलेशन। सो ये स्लोगन इंट्रोड्यूस करा गया, हम दो हमारे दो, जिसमें हर किसी को बोला गया कि दो से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं, ठीक है। और स्मॉल फैमिलीज जो होती थी उनको इंसेंटिव दिया जाता था ताकि इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को और ज्यादा प्रमोशन मिल सके। तो ये सारी चीजें रखी गई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। और अभी प्रेजेंटली बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अलावा बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो साइमल्टेनियसली रन करे जाते हैं जस्ट टू मेक द बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। एंड दोस प्रोग्राम्स आर बेसिकली द RCH प्रोग्राम, जिनको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का मेन बेसिक एम क्या था,
क्यों ये प्रोग्राम जो है बेटा वो स्टार्ट किए गए थे। तो मेन बेसिक एम जो था उसमें सबसे पहला था क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जो भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कॉर्नर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, ठीक है। एंड सेकेंड, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स थे आरसीएच प्रोग्राम के, विच वाज द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर। उसके बाद कहते हैं कि जो अवेयरनेस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, वो हम कैसे कर सकते हैं लोगों में। देखो, अवेयरनेस करने के लिए क्या है कि लोगों को ऑडियो विजुअल तरीके से हम कुछ समझा सकते हैं, प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू, जितने भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं विच आर कॉल्ड एनजीओस, वो भी बहुत सारे स्टेप्स लेती हैं, बहुत सारे तरीके अपनाती हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको बेटर बनाना कितना जरूरी है। वो सारी चीजें उनके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये अवेयरनेस हमने लोगों में क्रिएट करनी है तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रोल निकल के आता है पेरेंट्स का, टीचर्स का और फ्रेंड्स का। वो भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में रह के, जिससे के थ्रू वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड, इसमें आप तरीका जो यूज कर सकते हो बेटा, वो आपके पास है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन को बोलते स्कूल लेवल पे एनकरेज करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए, ताकि लोगों को, बच्चों को यंग एज से ये पता लग सके कि व्हाट आर एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसको बेटर या इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और जितने भी मिथ या मिसकंसेप्शन होते हैं, जो भी वहम भरम लोग रखते हैं रिगार्डिंग द सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो लोगों के दूर हो जाने चाहिए। जैसे कई जगहों पे अगर फीमेल में मेंसेस होते हैं तो उनको मंदिर या स्कूल में अलाउ नहीं किया जाता। अब ये एक तरीके का मिथ है जो लोग मानते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें उनके दिमाग से तभी दूर होंगी जब वो ये चीजें पढ़ेंगे, जब उनमें अवेयरनेस आएगा। फिर तीसरा ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द सोशल इविल्स एंड एसटीडीज। मतलब आपकी सोसाइटी में बेटा डेली बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं जो सेक्स रिलेटेड है, या सेक्स एब्यूजेस क्राइम है, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या ठीक मेंटल या फिजिकल हरासमेंट उसमें आ जाता है। इवन जो एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इफ देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर। तो इनके बारे में लोगों को, यंग एज के लोगों को नॉलेज देना बहुत जरूरी है। अगर उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, अडोलेसेंट एज के बारे में, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, और इवन एसटीडीज के बारे में, फॉर एग्जांपल एड्स, अगर उनको ये नॉलेज दी जाती है तभी वो एक अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो एक तो बेटा अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों में, किसी भी तरीके से, चाहे वो अवेयरनेस हो, ठीक है। सेक्स एजुकेशन से उनको बहुत हद तक फायदा रहता है। और जितने भी हमारे पास ये सेक्स रिलेटेड इवेंट्स हैं, जो इविल्स हैं या जो एसटीडीज है, उनके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या है, उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो सोसाइटी कितनी हेल्दी बनेगी हमारे सर्वाइवल की। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है बेटा वो दी जाती है, स्ट्रेटेजी है नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल, क्लियर, एंड मेथड्स प्री एंड पोस्ट नेटल केयर। इसमें बताते हैं कि लोगों को, स्पेशली जो लोग यंग हैं, जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं बेटा, उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड्स या डिवाइसेस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, कौन से डिवाइसेस को वो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं टू गो फॉर द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इसके अलावा जो प्री नेटल या पोस्ट नेटल केयर है, जैसे कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे मदर और फीटस की जो केयर है, फिर उसके बाद जब बच्चे का बर्थ
बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद भी मदर और न्यूली बॉर्न बेबी को बहुत हद तक केयर चाहिए होती है, चाहे वो मेडिसिन है, वैक्सीन है, अच्छा खाना है और हाइजीन इन्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों का बोलते बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए और इनके बारे में नॉलेज दी जानी चाहिए लोगों को, ताकि उनको ये पता लग सके कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आप करोगे तो इससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है पूरी सोसाइटी की, दैट विल बिकम मच बेटर। ठीक है। और इसी में एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि जैसे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कुछ एनजीओज हैं, वो लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि कुछ ऐसे नए तरीके निकाले जाएं, कुछ ऐसा नया इम्प्रोवाइज्ड वे निकाला जाए जिससे कि हम आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और बेटर बना सकें। तो उसी का बेटा एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है ड्रग का नाम है सहेली। ठीक है। सहेली जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो फीमेल्स यूज करती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। अगर मतलब उन्होंने बेबी नहीं करना है फॉर द टाइमिंग, अगर वो बच्चों में गैप रखना चाहती हैं, दे कैन टेक द सहेली बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इसको बेटा फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था बाय द साइंटिस्ट एट CDRI। CDRI एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। वहां पर सबसे पहले ये ड्रग बनाई गई थी, डिजाइन करी गई थी, और ये वे काफी फीमेल इनको यूज करती हैं एज अ बर्थ कंट्रोल मेथड। तो इसके ऊपर आपको नीट के पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बेटा जो प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर की मैं बात कर रही थी, उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है जिसका नाम है MCH। MCH का मतलब होता है मेटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, विच वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें कि प्री नेटल एज वेल एज पोस्ट नेटल केयर को ध्यान में रखा जाता है। मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसा खाना होना चाहिए, बच्चे का लगातार चेकअप होना चाहिए। पोस्टनेटल में मदर का चेकअप, बच्चे का चेकअप, दवाइयाँ, ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर, नर्सेस, और इवन जो वैक्सीनेशन है, जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन करी जाती है, वो भी कहते अवेलेबल होनी चाहिए। तो इन सबका टेक केयर कौन करता था, MCH, दैट इज मेटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये कुछ बेटा आपको स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं जिसके बेस्ड पे कहते हैं आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत बेटर बना सकते हो। और इसमें सहेली का एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी को डिले करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है। अब इसी में देखो बेटा एक और हमें दी जाती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सेक्स एजुकेशन कंपलसरी करो, ठीक है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर अच्छा बनाओ, RCH प्रोग्राम चलाओ, और लोगों को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बताओ, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताओ। इसी का एक हिस्सा आता है एमनियोसेंटेसिस। हेम्नियोसेंटेसिस बेसिकली बेटा एक टेस्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 1971 में। तो इसको जब इंट्रोड्यूस करा गया था तो इसका मेन मोटो क्या था, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि ये बेनिफिशियल रह सके। वैसे तो जब ये टेस्ट हमारा मतलब बना था, जब इसका एक तरीके से इन्वेंट हुआ इस टेस्ट का, तो इसको बेसिकली सेक्स मतलब डिटरमाइनिंग टेस्ट बोला जाता है। इट हेल्प इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टेस्ट था जो बहुत स्टार्टिंग में बनाया गया फॉरेन में, तो इसको यूज किया जाता था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटल सेक्स। क्लियर। लेकिन जब ये टेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, तो इंडिया में इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया। मिसयूज में क्या था कि लोगों ने बेसिकली इसका सेक्स डिटर्मिनेशन करा, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ उनको ये पता लग जाता था कि जो बच्चा है मदर के वॉर्म में, वो एक फीमेल है या मेल चाइल्ड है। तो अगर वो फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता था, ठीक है, मेल चाइल्ड होता तो उसको रख लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि जो फीमेल फीटिसाइड के केस थे, फीमेल फेटिसाइड मतलब जब फीमेल बेबी को गिरा दिया जाता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है, तो फीमेल फेटिसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब उससे क्या हुआ कि जो सेक्स रेशियो था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसी वजह से बेटा जो ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक थी, इसको फॉर द टाइम बिंग बैन कर दिया गया था इंडिया में, ताकि इससे सेक्स रेशियो अफेक्ट ना हो। तो ये भी एक तरीका था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाने का।
अब हल्का सा इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा बेटा एमनियोसेंटेसिस के बारे में डिटेल करना है, क्योंकि आपको पेपर में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन नीट के पेपर में आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात देखो, इसको बोला जाता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, क्योंकि अभी बच्चे का बर्थ हुआ नहीं होता, बच्चा मदर के वॉर्म में है और आप पता लगा रहे हो कि उस बच्चे को क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। तो इस टेस्ट के थ्रू आप जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगा सकते हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता लगा सकते हो अगर वो बच्चे में है तो। और इसको फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट भी बोला जाता है, क्लियर। और दूसरा, इस टेस्ट का बेटा अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देखो तो एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है, उसके बाद सिरिंज की हेल्प से मदर के यूट्रस में सिरिंज को निकाल लगाया जाता है और उसकी हेल्प से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें होगा क्या, एमनियोटिक फ्लूइड में बेटा बच्चे के सेल्स होते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन टूटती है, नहीं बनती है, तो नंबर ऑफ द सेल्स बिकम एक्यूमुलेट इन द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो सिरिंज की हेल्प से हमने एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया बच्चे का, उसी फ्लूइड को निकाल के फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि बच्चे को क्या कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं है। इवन उसका सेक्स भी पता लग जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, और यू कैन से AFT। और AFT अगर करवानी है बेटा तो उसका भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं है कि 9 मंथ में आप कभी भी करवा लो। AFT सेफ मानी जाती है बिटवीन द 14 to 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 14th to 16th वीक का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 4 8 4 12, यानी कि जो पहले 3 महीने होंगे प्रेगनेंसी के, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो 12 हफ्ते आ गए। तो उसके बाद आप चौथे महीने में चले जाओ, उसमें 4 हफ्ते और आ जाते हैं, तो 12 4, ठीक है, आपके पास हो गए 16। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने के अंदर या 14 से 16 हफ्ते के अंदर जो प्रेगनेंसी का है उसमें ये टेस्ट आप करा सकते हो, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे अबॉर्शन का खतरा रहता है, मिसकैरेज का डेंजर रहता है बच्चे को, तो इसलिए वो टेस्ट इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो टेस्ट है बेटा, इसकी टेक्निक में होता क्या है, देखो जो सिरिंज है उसकी हेल्प से बच्चे का जो सराउंडिंग में एमनियोटिक फ्लूइड है वो ले लिया जाता है, ठीक है। जो भी एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं जो फीटस के ही होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड में से सेल को सेपरेट कर लेते हैं और लिक्विड को अलग कर देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड सेपरेट हो जाता है, सेल हम सेपरेट कर लेते हैं। जो भी सेल है बेटा उससे हम ये पता लगाते हैं कि क्या बच्चे को कोई क्रोमोसोमल या फिर बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, यानी कि इससे हमें ये पता लगेगा कि क्या बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और उसका जो लिक्विड है बेटा, लिक्विड से भी हमें बहुत सी चीजें पता लग सकती हैं। लिक्विड से हमें ये पता लग सकता है कि क्या बच्चे को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब होता है इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द नर्वस सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड या बच्चे के ब्रेन में, उसके नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट है, वो आप इस टेस्ट से पता लगा सकते हो। यानी कि AFT से आपको पता लगेगा बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और नॉट, ठीक है। इवन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे फ्रॉम द एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक, क्लियर। अगर बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है, वो भी आपको पता लग सकता है आराम से, क्लियर। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको एम्नियोसेंटेसिस से पता नहीं लग सकती। ये तो बेटा आप पता लगा सकते हो, जो आप पता नहीं लगा सकते हो वो क्या है। अगर बच्चे में कोई लंग डिसऑर्डर है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, वो आपको पता नहीं लगेगी, ठीक है। अगर बच्चे के हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, वो आपको पता नहीं लगेगी। अगर बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है
क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका ये लिप का अपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, आपके नाक और आपके अपर लिप में गैप है ना बेटा, जैसे आप ये लिप बनाते हैं ना यहाँ पर, तो हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ द नोज। तो यहाँ पर ये गैप नजर आता है ना आपको, ये गैप होना जरूरी है, बिकॉज इट इज लाइक अ प्रॉपर फेशियल डेंचर, इसकी वजह से आप प्रॉपर बोल पाते हो, खा पाते हो, निगल पाते हो। लेकिन कईयों में क्या होता है कि जो ये नोज होता है ये ऊपर वाले लिप के साथ ही कांटेक्ट में होता है, फ्यूजन में होता है ऐसे करके, तो उससे क्या होता है ये बीच वाली स्पेस आपको नजर नहीं आती है, तो दैट इज कॉल्ड क्लेफ्ट लिप और पैलेट। उसमें क्या होगा कि बच्चे का एक तो फेशियल डेंचर बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है, बच्चा ना प्रॉपर से स्वेलो कर पाता है, मुंह प्रॉपर बंद नहीं कर पाता, और उसको बोलने में, स्पीच में भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हमें इससे पता नहीं लगेंगी, लेकिन जो पता लगेंगी उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इवन आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि बेटा इसमें एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द टेस्ट इज एमनियोसेंटेसिस, या फिर इसको नाम दिया जाता है एएफटी, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा इतना बच्चों को? थम्स अप डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर आपको ये समझ में आ गया है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इसमें बताते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोड मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज, हैवी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। थोड़े कम टाइम में जब पॉपुलेशन एकदम सडन से बढ़ गई थी ह्यूमंस में, तो उसको एक नाम दिया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसका बढ़ने का रीजन क्या दिया जाता है कि व्हाई देयर वाज सडन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी तो फिर भी पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया, बट ड्यूरिंग 1990 एंड 2000 देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसको नाम दिया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इसके बेटा बहुत सारे रीजन है। रीजन देखो क्या है कि एक तो लोगों में जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बढ़ गई है, आजकल गांव गांव में भी बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी डेथ रेट कम रहता है, सर्वाइवल के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं, सबकी बेटर लिविंग कंडीशन होगी है, क्वालिटी अच्छी होगी है सबकी लाइफ की, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन सब की वजह से देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अगर आपसे एग्जैक्ट रीजन पूछा गया कि व्हाट आर द रीजन जिनकी वजह से देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो उसमें बेटा जो सबसे पहला रीजन आपको दिया जाता है दैट इज रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो कहीं पर भी वर्ड आता है ना मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, समझ रहे हो। और एक अगर वर्ड आप लोगों के पास आता है नेटैलिटी, तो नेटैलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपके पास, बर्थ। पॉइंट इज क्लियर। अब जो डेथ रेट था ओवरऑल लोगों में, वो डेथ रेट कम हो गया, क्यों? क्योंकि बेटर लिविंग कंडीशन है, बेटर फैसिलिटीज है, वैक्सीनेशन है, सब कुछ अवेलेबल है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। फिर जो एमएमआर था, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, पहले के टाइम पे क्या होता था कि मदर का जब बच्चे का बर्थ होता है तो एक तो दाइयां बर्थ कराती थी ना, डॉक्टर या नर्सेस तो हर जगह होते नहीं थे, तो उससे सम टाइम बर्थ सक्सेसफुल भी होता था, नहीं भी होता था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर की डेथ भी हो जाती थी ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो अगर उसकी डेथ होगी तो बेटा पॉपुलेशन में से कम हो रही है ना, बंदे बंदे कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल रहती थी। अब क्या हो गया कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बेटर हो गई हैं, मैक्सिमम सब जगह डॉक्टर नर्सेज आ गए हैं, ठीक है, तो वो जो मदर का मोर्टेलिटी रेट था, डेथ रेट था चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, वो कंपैरेटिवली हमारे पास कम हो गया है, ठीक है। सेम चीज इन्फेंट के लिए है। पहले के टाइम पे जब बच्चों का बर्थ होता था तो बच्चों में बीमारियां रह जाती थी क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं था, या फिर बर्थ के टाइम पे उनको इन्फेक्शन हो गया तो वो बच नहीं पाए, तो बचने का रेट कम रहता था, समझ रहे हो, बच्चों के बचने का रेट कम रहता था, तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहती थी। अब मेडिकल फैसिलिटीज बेटर है, वैक्सीनेशन है, लोगों में अवेयरनेस है, तो उससे क्या है, बच्चों का जो बचने का रेट है, ठीक है, जो उनका बचने का रेट है वो इंक्रीज हो गया है।
तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया है, मतलब उनका डेथ रेट डिक्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनका बर्थ रेट बढ़ चुका है। तो ये एक रीजन माना जाता है जिसकी वजह से देयर कैन बी द पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। सेकंड रीजन इसमें ये दिया जाता है बेटा कि जो लोग रिप्रोड्यूसेबल एज में है, रिप्रोड्यूसेबल एज का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूसेबल एज का मतलब होता है जो लोग यंग एज में है, हु हैव प्रॉपर फर्टाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनका फ्रैक्शन या उनका जो परसेंटेज है वो हमारी पॉपुलेशन में बाकियों से ज्यादा है। बच्चों से ज्यादा है इनका फ्रैक्शन, बूढ़ों से ज्यादा इनका फ्रैक्शन है। तो हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा पार्ट किसका है? यंग रिप्रोड्यूसेबल लोगों का। तो वो भी एक तरीके से पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन तो देंगे ही देंगे। ठीक है। तीसरा रीजन क्या दिया जाता है? कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड बेटर पब्लिक हेल्थ केयर विद ग्रेट मेडिकल अटेंशन। ये भी माने जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ी एंड देयर वाज अ सडन इंक्रीज, और उसको नाम दिया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? इतना समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने जो करना था यहाँ पर, उसमें एक आप लोगों के पास था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी बेटा, ठीक है, जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें क्या क्या करा गया वो आपने ध्यान में रखना है। फिर आरसीएच प्रोग्राम भी चालू किया गया। आरसीएच प्रोग्राम के दो इंपॉर्टेंट एम्स आपको बताए गए कि क्या क्या उसमें आप करोगे, वो दोनों आपने ध्यान में रखने हैं। फिर स्ट्रेटेजीज क्या क्या बताई गई, अवेयरनेस करो लोगों में अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, सेक्स एब्यूजेस क्राइम बंद होने चाहिए, और एसटीडी के बारे में लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है। और जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, प्री या पोस्ट नेटल केयर है, वो भी हम लोगों को बताएं, उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। फिर एमनियोसेंटेसिस टेक्निक आपको एक बताई गई है, जिसको इंट्रोड्यूस करने के बाद बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फीटिसाइटिस के केसेस बढ़ गए थे और उस वजह से सेक्स रेशियो हो गया था डिस्टर्ब। सो द टेस्ट वाज बैंड इन इंडिया। ठीक है, इसका टेक्निक मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इंडिया में पिछले कुछ सालों में सडन ये पॉपुलेशन बढ़ी है, इसके क्या क्या रीजन आपको दिए जाते हैं। तो रीजन में मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ी, रिप्रोड्यूसिबल यंग एज का नंबर बढ़ा तो पॉपुलेशन बढ़ी, और लोगों को बेटर पब्लिक हेल्थ केयर मिल रही है, ग्रेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स मिलके पॉपुलेशन को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने करना था इस लेक्चर।